सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में खुशामदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ हैं जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी एंड ऑफ कोर्स आवर जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। रिसेंटली अभी तनवीर अहमद नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने मोहम्मद आसिफ को ये बोला है कि आप बाहर बैठ के तनकीद करना बंद करें और अपनी जो ओपिनियंस हैं वो बेसिकली ना आप शेयर करें दूसरों के साथ। हाँ जी, तनवीर अहमद साहब जो हैं वो मोहम्मद आसिफ जो है वो एक बहुत बड़े बॉलर थे और अली और मैं बहुत बड़े फैंस हैं उनके और हमें बहुत दुख है टिल डेथ। हाँ, हम हमेशा रहेंगे और हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का कि वो अपना करियर उनका जिस तरह वो सारी फिक्सिंग कंट्रोवर्सी हुई, फिर उनको सज़ा उन्होंने काटी, उसके बाद से जो दो लोग उनके साथ थे मोहम्मद आमिर और सलमान बट जो थे वो किसी न किसी तरह क्रिकेट में फिर रेलिवेंट हो गए थे, लेकिन मोहम्मद आसिफ जो हैं वो रेलिवेंट नहीं हो पाए। और ये भी जो भी तनवीर साहब जो कह रहे हैं बातें उनको ठीक लगती होंगी, लेकिन मैं नहीं मानता जो वो कह रहे थे कि जब ये वापस आए हैं तो उनकी बॉल नहीं पहुंचती, मतलब आसिफ की बॉल नहीं पहुंचनी, ये कैसे हो सकता है? मुझे याद है एक फर्स्ट क्लास मैच तो जिसमें पेस इनकी काफ़ी गिर गई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बैट्समैन के ठुमके निकलवाए हैं। सो आसिफ है मतलब एक बंदा सर जो एट विल अपने हाथ से इन स्विंग भी करा ले, आउट स्विंग भी करा ले वो। आसिफ बाहर बैठ के इनको तनकीद कर रहे हैं, ये यहाँ बैठ के आसिफ जो है वो जो हमारे जो टीम है इस वक्त जी उन पे तनकीद कर रहे थे, इनको गुस्सा ये चढ़ा है कि वो बाहर बैठ के एक्चुअली इनको असल में कभी किसी ने बाहर खुद नहीं बुलाया। तो देखिए तनकीद तो कोई भी किसी पे भी कर सकता है, मतलब अगर आप एक टीवी पर्सनैलिटी हो, मतलब आप नजर आते हो तो बस फिर तनकीद तो हो ही सकती है। तो एक कॉमिक खेल है। हाँ, मतलब आपका राइट है, बिल्कुल। हम क्या शो बंद कर दें? हाँ। तो ये तो किसी को भी कहना कि तनकीद तुम क्यों कर रहे हो, खैर ये भी एक कंटेंट है, जाहिर है हर किसी ने कुछ ना कुछ तो बेचना है, तो अब ये भी ठीक है। जो मैं इस तरह पहुंचूं कि अगर बिक रही है ना जो चीज वो ठीक है। हाँ, वो ठीक है, वो करनी नहीं, ये बात सही है। अच्छा, तनकीद की बात हो ही रही है तो थोड़ा हम इसी चीज़ को जरिया बनाते हुए एक्सपेंड करते हैं कि मैंने देखा है और आप लोगों ने भी ज़रूर ये समझे होंगे आप अपने जवानी में और अभी भी, कि जो हमारी पिछली जनरेशन है वो भी नई जनरेशन को हमेशा तनकीद का निशाना बनाती है। यकीनन जब वो जवान होंगे उनकी पिछली जनरेशन जो है उनको तनकीद का निशाना बनाती होगी। तो ये एक लाइफ का एक साइकिल है मेरे ख्याल में, जिसमें जो ओल्डर लॉट है वो कहते हैं यार जो हमने की है ना, जैसे हम स्कूल जाते थे ना वैसे तुम कभी स्कूल नहीं जा सकते, जो जद्दोजहद हम करते थे काम पे वो तुम कभी नहीं कर सकते, तुम तो सोते रहते हो और ये करते रहते हो। और मेरा उसमें सिर्फ ये टेक है कि दुनिया जो है इंसान के लिए, मतलब अगर आप कुछ 100 साल पहले चले जाएं, उससे भी ज़्यादा चले जाएं और आपका देख लें, दुनिया रिलेटिवली एक बेहतर जगह है और उसके अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से और मेडिकल साइंस की वजह से चीज़ें बेहतर हैं, लाइफस्टाइल्स भी डिफरेंट हैं, प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट हैं। तो उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि ऐसे क्यों। देखिए, अगर क्रिकेट से ही पहले आ जाए ना, तो अब जिस तरह वसीम अकरम का बयान आया है हारिस को लेकर कि जी अगर ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा तो ये लेजेंडरी बॉलर नहीं बन सकता। अब बात वही है कि वो अपने तनाजुर में देख रहे हैं कि हमने टेस्ट क्रिकेट खेली थी, हमें रगड़ा लगा था। अच्छा, फिर वही बात है, तब टेस्ट क्रिकेट की ऑडियंस भी थी। मुझे याद है मैं घर पे कहता होता था कि 5 दिन टेस्ट मैच है तो अब मैंने स्कूल नहीं जाना 5 दिन। वो घर वाले तरले मार के भेजते थे। अब कोई बच्चा कहता है मैंने घर 5 दिन बैठ के टेस्ट मैच तो वैसे ही मैचेस हो जाए तो बच्चे कहते हैं क्या जाने देख। नहीं, लेकिन ये बात तो सच है ना कि आपके सीनियर से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है एंड आई थिंक ज़रूरी होता है कि आप सीनियर्स जो हैं आपकी मतलब अगली जनरेशन को थोड़ा सा तो गाइड करें। देखिए, मुझे सिर्फ ये चीज़ लगती है कि अब जिस तरह हमारा भी अपने से नीचे वाली जनरेशन से एक प्रॉब्लम है मेरा, और वो वर्क एथिक है। ठीक है, अगर वो ना हो तो अदरवाइज मैं उनको ये कभी नहीं बता सकता कि तुम ये करो और ये ना करो। उसकी वजह ये है कि दे नो बेटर के आगे क्या चलना है। मैं आउटडेट होता जा रहा हूँ, उनको पता है कि ट्रेंडिंग क्या है। उनकी रियलिटी ये है कि उनकी जनरेशन जब आएगी आगे तो उनकी रियलिटी है कि तब ये मैटर नहीं करेगा कि वर्क एथिक क्या है, बिकॉज उनका जो निज़ाम है, पूरा सिस्टम होगा काम करने का, सब ऐसे होंगे। अगर तो दुनिया कैचअप कर ले, मेरा अपना ख्याल है ये पहली दफ़ा हुआ है इस दुनिया के अंदर के जो नई जनरेशन है वो बहुत तेज़ी से चाह रही है चेंज, कि हर चीज़ जो है हमारे इर्द गिर्द जो है वो हमारे सिस्टम से सेट हो जाए।
दुनिया कैचअप नहीं कर पा रही। आप इतने बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशंस हैं और कॉर्पोरेट कल्चर है और बिजनेस कल्चर है सब कुछ, उसको आप ये तो नहीं कह सकते ना कि एक ही जनरेशन में इस सारे को आप इस तरह मोल्ड कर दें कि जी हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। अदर वे अराउंड हो सकता है कि वो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो समझे कि जी नहीं ऐसे नहीं चल रही बात, पैसे भी नहीं कमाए जा रहे, करियर भी नहीं आगे जा रहा, तो उनको करना चाहिए रादर देन लेकिन आप इतने आर्काइक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ नहीं चल सकते। मेरे इस पे ना एक बड़ा सिंपल आर्ग्यूमेंट है और वो ये है कि बिल्कुल ठीक है, एक मिसाल बहुत ही क्रैश है लेकिन मैं दे देता हूँ कि मतलब एक बंदा है वो टिकटॉक वीडियोस बनाता है, ठीक है, वो अगर सुस्त है या वो 20 दिन में एक बनाता है, उसकी मर्जी, वो ठीक है, वो ना करे ज़्यादा, वो रोज़ कंटेंट ना निकाले। लेकिन अगर मैंने उसको एंगेज किया है कि जी मुझे वर्ल्ड कप फाइनल के लिए तुम्हारी वीडियो चाहिए और वो फिर टाइमली नहीं दे रहा, तो वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, ठीक है। वर्क एथिक वहाँ पे इसलिए ज़रूरी है, वो फिर मेरे साथ इंगेज ही ना करे, वो मेरे साथ काम ही ना करे। देखिए एक चीज़ बड़ी सिंपल है, वो ये है कोई बंदा कितना ही अच्छा काम क्यों ना करता हो, अगर टाइमली डिलीवर नहीं करता तो फिर वो जो प्रोडक्ट है ना वो यूजलेस हो गई। आई एग्री विद यू, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी दिस इज जस्ट लिमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज ये हमारे स्कूल और कॉलेजेस का मसला है। आप किसी प्रोफेशन में देख लें, आपको थियोरी सिखाई जाती है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन नोबडी रियली प्रिपेयर्स यू हाउ टू बी प्रोफेशनल और व्हाट आर वर्क एथिक्स और हाउ टू ऑपरेट इन द रियल। ठीक कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियां ने तो बेड़ा गर्क कर दिया ये बता के कि आप लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं, अब आपसे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, और वो इसी सिंड्रोम में 3, 4, 5 साल लगाते हैं और उस बबल से जब निकलते हैं, जब रियलिटी चेक मिलता है तो मसला होता है। मैं अगर तो ज़रा टर्म्स के ऊपर आ जाए ना, तो दुनिया के अंदर ये पिछले कुछ सालों में, अच्छा इस पर भी इत्तेफाक नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एजेस हैं इन लोगों की, इन ग्रुप्स की, वो इतनी सी इतनी है, लेकिन एक जनरल एनालिसिस करके मैं लाया हूँ आप सबके लिए वो ये है कि एक होते हैं बेबी बूमर्स तो बूमर्स जो है वो है 1946 से 1964 तक की पैदाइश। इन लोगों ये पोस्ट वॉर बर्थ्स हैं, जंग से निकलते निकलते इनके पैदा हो गए, अब ये रिटायरमेंट के करीब हैं, इनका सबसे ज़्यादा जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ से होते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं जेन एक्स पे, ये 1965 से 1980 तक पैदा हुए हैं, इमीडिएटली पोस्ट वॉर नहीं है, टेक्नोलॉजी इनकी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस हो गई थी थोड़ी बहुत ही 80s के अंदर, लेट 70s 80s में, और इन्होंने कॉइन की थी टर्म वर्क लाइफ बैलेंस कि थोड़ा घर पे भी टाइम दे। फिर आ जाते हैं जी जो एक सेगमेंट तो इस पे लगाना चाहिए, फिर आ जाते हैं हम जी जी जो है आपकी जेन वाई जो है जी 1981 से 1994 जिनको मिलेनियल्स कहा जाता है। और मिलेनियल्स जी हमने अपने सारों ने अपना चाइल्डहुड जो था वो 2000s में देखी चीज़ें होते हुई, और इसमें डिग्री जो लेने वाले लोग थे वो कम हो गए थे, वो 39% तक आ गए। और फिर जो आजकल का है जो आपकी है जेन जी, वो 95 to 2009 तक की पैदाइश, और ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स हैं, ये बड़े पले बड़े हैं टेक्नोलॉजी के साथ, और इनके बारे में आजकल जो सारी चीज़ें वो ज़ेरे बहस जेन जी के ऊपर है, और जो जिनों की भी आप भी बात कर रहे हो मेरे ख्याल में आप जेन जी की बात करें। बिल्कुल। और फिर जेन अल्फा भी आती है जो इसके बाद होती है, वो तो एक हाथ आगे, एक हाथ मतलब वो अभी यानी कि जो अभी पैदा हुए हैं आफ्टर 2009 के बाद के। अच्छा जेन अल्फा देखिए जो पीछे आपकी बात हो रही थी ना यूनिवर्सिटीज़ वाली, ये तो यूनिवर्सिटीज़ से लेके स्कूल से लेके हमारे तमाम इदारों, महकमों, पॉलिटिकल पार्टियों, ये सब का मसला है कि बस जो आप हमारे पास आ गए ना, ये स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, जो यहाँ आ गया उससे ऊपर बंदा ही कोई नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी चीज़ वो जो आप कह रही थी कि ये कोई इस जनरेशन का या मसला है या ये हमारे इंस्टीट्यूशंस का मसला है, ये हमारे बुज़ुर्गों का मसला है। ये ख़राब होते होते यहाँ तक पहुँचा है। हमारे हर एक के घर में कोई एक बुज़ुर्ग है जो कहता है कि मैं तो स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ता होता था, तो एडी पढ़ाई लिखाई सानू नजर ते कोई नहीं आ रही, मतलब मुल्क तो सारे वो भी झूठ बोलते थे। सबके पार्टीशन से पहले अब अजदाद अमीर भी बहुत थे, पता नहीं कितनी जायदादें छोड़ के आए थे, हाँ, पता नहीं कितना ये पढ़ते होते थे, सानू तो कुछ नहीं नजर आ रहा। सो झूठम झूठ 444 पहले दिन से शुरू हुआ है और वो यहाँ पे आके खत्म हुआ। और इसके अंदर एक और कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिन्होंने अपने जमाने में, उनको लगता है उन्होंने एक स्पोर्ट जो है बहुत अच्छी खेली लेकिन उसमें भी वो किसी नेशनल टीम में नहीं पहुंचे, शायद कॉलेज टीम में नहीं पहुंचे, लेकिन अगर आप खेल रहे होंगे वो कहेंगे बल्ला एंज नहीं एंज। हाँ, स्क्वाश में खेलता था एक ज़माने में, एक अंकल जो थे वो बाहर आके बैठ जाते थे, अब वो बाहर बैठ के तनकीर इसको ऐसे कर, हाँ। अब भाई बंदा पूछे, या तो जहांगीर खान बता रहा हो ना मुझे, तो मैं हाथ पीछे बांध के कहूँ सर प्लीज़ थैंक यू, या वसीम अकरम कह रहा हो, आप कौन है?
यार मेरा इस पे ज़रा फ़र्क ओपिनियन है। आई थिंक जिस तरह हमारी वकालत में भी होता है, हम अपने सीनियर्स के बगैर कुछ भी नहीं होते। हमारे ये मेंटोर्स होते हैं और हम जब ग्रेजुएट करके निकलते हैं, इन्होंने ही हमें एक करियर पाथ सेट करके देना होता है और इनकी ओपिनियन बहुत वैल्यूबल है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? इस वक्त जो तमाम सीनियर वकला देख रहे हैं, ये देखें सीवी आया आपके पास। आई थिंक व्हाट हैपेंस इज कि इनिशियली एब्सोल्युटली आपको गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आई माइट बी आउटडेटेड, लेकिन बाय द टाइम यू गेट टू अ सर्टेन पॉइंट वेयर यू कैन एक्चुअली क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग कि अच्छा whether I should follow this advice or not, वो आपकी ability हो जाती है। लेकिन शोभा भी ऐसा है ना, 100% अग्री करता हूँ। और उसकी वजह वकालत ख़ास तौर पे दीगर भी पाकिस्तान में चीज़ों में तो आप सीनियर के बगैर नहीं चल सकते। उसकी वजह ये है कि आप पढ़ के अगर आ गए हो, और ख़ास तौर पे खुदा ना खास्ता अगर आप बाहर से पढ़ के आ गए हो, तो आपके तो ख्याल में बाय द बुक होती है इधर हर चीज़। अगर सीनियर नहीं बैठा हुआ जो आपको फौरी तौर पे रोके कि ओ मामा खलो जा, एंड नहीं होता तो इधर तो कुछ चल ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही कह रहे हैं आप। लेकिन तभी तो मैं ये कहती हूँ कि मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई थिंक होना चाहिए ओपिनियन को। प्लस अगर आप किसी भी शोबे में अगर किसी नामवर शख्स उसी शोबे से मुंसलिक हो जाएं, तो उसका ये भी है कि फिर आपको बेहतर चांस मिलता है आपको प्रोग्रेस करने के लिए, रादर दैन के यहाँ पे बहुत लोग वकला, मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को जो आते ही ग्रेजुएट करते कहते हैं हम अपनी फर्म खोलेंगे और उसका सक्सेस रेट कम है। रादर दैन आप किसी बड़ी फर्म में किसी बड़े वकील के साथ आप एसोसिएट हो जाएं और आपकी वहाँ जो कनेक्शंस बनते हैं वो बेहतर सहाफत में भी ऐसे ही है। लॉ फर्म की सक्सेस पे क्या चीज़ मैटर करती है वो एक फ़र्क टॉपिक है, उस पर आई थिंक बात भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम उस पर प्रॉपर करेंगे बात एक और सेगमेंट में। एब्सोल्युटली, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगी गाइज, sorry, but we'll be back and we can continue this discussion. Sorry, break लें, break। I'm just a polite person ना। I'm just a polite person। ये जो आप ब्रेक लेंगी इस पे ऐड चलेंगे फौरन ले। चलो यहाँ हम ब्रेक लेते हैं, we'll be right back और इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। Stay tuned। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि क्या दूसरों को ये इजाज़त होनी चाहिए, ख़ास तौर पे बड़ों को, कि वो तनकीद करते रहें अपने छोटों को। और मज़े की बात ये कि अली का स्टांस ये है कि जी मैं नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों करते हैं, आपका कोई काम ही नहीं है इस चीज़ से, हमें अब चलने दे जैसा चल रहा है। लेकिन अली खुद यहाँ बैठे बैठे छोटों को बार बार तनकीद कर रहे हैं कि वर्क एथिक होना चाहिए इनका, ऐसे होना चाहिए, यूँ काम करना चाहिए। अली आप नहीं तनकीद कर रहे उनको? ऐसे और यूँ मैं नहीं कह रहा, सिर्फ वर्क एथिक पे मैं कर रहा हूँ। और उसकी भी एक ही वजह है, वो वजह ये है कि हमारी कल भी जो डिस्कशन चल रही थी रिगार्डिंग के जो डिसेबिलिटीज़ अब समझी जानी शुरू हो गई हैं और अभी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से है दुनिया में नहीं है। दुनिया में है, उस पाकिस्तान में है या नहीं है। और इसको भी आप अगर अप फ्रंट बता दें अपने एम्प्लॉयर को कि जी ये डिसेबिलिटी है, या मेरा वर्क एथिक ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पे चीज़ डिलीवर करता हूँ, या मैं टाइम पे नहीं आ सकता, फिर आपको 100 कत्ल माफ़ है। उसकी वजह ये कि आपने अप फ्रंट बताया है। अगर आप शुरू में कह रहे हो हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद आप नहीं पहुँच रहे, तो ये धोखा है। यहाँ पे जो मैंने आपको कल भी बात की थी, ये मैंने एक स्टार्क डिफरेंस देखा है। आई वर्क फॉर मेल बॉसेस, आई वर्क फॉर फीमेल बॉसेस। औरतों का बायोलॉजिकली एक सॉर्ट ऑफ स्टांस होता है कि वेयर लीडरशिप पोजीशंस में वो बड़ी नर्चरिंग होती हैं। वो दे थिंक ऑफ देयर जूनियर्स एज यू नो लाइक देयर चिल्ड्रन। सो वो क्या करते हैं कि वो इंडिविजुअल लोगों की प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए उनको फैसिलिटेट करती हैं औरतें, राइट। आदमियों का स्टांस थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि ऐसा चलेगा, यूँ होगा, अपने आप को सीधा करो, ठीक हो जाओ, वरना काम नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ ख़वातीन का, और मेरा ये ख्याल, और मैं हर चीज़ में अच्छा गुमान रखता हूँ, और मेरा ख्याल यही है कि फ्यूचर में जब ख़वातीन पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा आएंगी, उनकी हिसाब से दुनिया चलनी शुरू होगी, तो वो यकीनन बेहतर होगी। और आप मर्दों को भी बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन फ़िलहाल तो जो दुनिया है उसमें, अगेन मैं पूरी दुनिया के लिए नहीं कहता, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ख़वातीन बॉसेस मर्दों से बहुत ज़्यादा कट थ्रोट होती हैं। वो बहुत ज़्यादा, उनके पास ऑप्शन नहीं है अली। अगर वो कट थ्रोट ना हो, अगर वो बहुत स्वीट हो, बहुत नाइस हो, तो उनको कोई सीरियस नहीं लेगा। वो मर्दों जितनी होती हैं, दे आर नर्चरिंग, लेकिन कुछ सिलेक्टिव ऐसी हैं हु हैव अब मैंने जो देखा है, देयर आर सो मेनी वुमेन जो पुरानी जनरेशन की हैं, हु हैव एक्चुअली रीच्ड अ रियली रिस्पेक्टफुल पोजीशन। उनको आप उनसे डिस्कशन करो तो ये कहती हैं कि हमें कट थ्रोट होना पड़ा था
बिकॉज अगर हम ना होते तो हम मर्दों के खिलाफ आप कैसे लेकिन अब वो मसला उसका ये है, आजकल की जो औरतें जो अगली जनरेशन की आ रही हैं दे आर डिफरेंट, दे आर थिंकिंग कि नहीं यार आप थोड़ा सा इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यू शुड बी केटरिंग टुवर्ड्स योर ओन एम्प्लॉइज, या स्लेव्स नहीं है आपके, या रोबोट्स नहीं है। लेकिन मैं तो जो देख रहा हूँ निकालनी एज अ लीडर, इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर देन यू विल टेक दिस इनटू अकाउंट कि आपके इंडिविजुअल एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी आप कैसे निकाल सकते हो। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ इस जो आप कह रही हैं ये ठीक होगा या होना चाहिए या इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ सिर्फ मर्द नहीं, ख़वातीन भी खातून सुपरवाइज़र से बहुत घबराती हैं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, गलत हो सकता है, सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है बिल्कुल, लेकिन बहरहाल ये भी एक फैक्टर है। और आप लगता है बहुत डरते हैं। दसावा हूं। ये तो हम आपसे बाद में पूछेंगे कि आपकी सुपरवाइजर कौन थी। बिल्कुल। अच्छा अगली ये भी नहीं है एक जगह पे। नहीं तो आई वाज नहीं आप बड़े अच्छी थी। जी और थोड़ा सा यू कैन टेक अनदर मिनट। हमारे पास एक और प्रेसिंग इशू है, इससे पहले कि मैं कैंसिल हो जाऊं आप आगे चले जाएं। अच्छा नहीं, वो दूसरा एक बड़ी मजे की खबर आई थी कि पेट्स शॉप्स एंड जो लोग परिंदे बेच रहे हैं, जानवर बेच रहे हैं, उनको अब लाइसेंस लेना पड़ेगा टू बी एबल टू डू दिस, व्हिच इज प्रीटी गुड। आई थिंक रेगुलेट होना चाहिए। हाई कोर्ट के अंदर समाअत हो रही थी, जस्टिस शाहिद करीम जो है वो सुन रहे थे, जिस पे उन्होंने ये फैसला दिया कि अब अगर आपने लाइसेंस के बगैर अगर फ़रोख्त की आपने जानवरों की, परिंदों की, तो आपको जुर्माना भी हो सकता है 5,000 रुपये से ज़्यादा का भी, और आपकी जो दुकान है वो बंद भी की जा सकती है। तो लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करें। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जिस महकमे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उनको करना चाहिए, जो आपका वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, ये उनको करना चाहिए, ना कि आप हर चीज़ के ऊपर कहें कि कोर्ट जो है वो पुलिस को कहे और पंजाब गवर्नमेंट के दीगर जो लोग हैं उनको कहें ये काम करें। तो वो कह रहे हैं वाइल्ड लाइफ वालों को इसके ऊपर ना स्टांस लेना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। इशारा उनका लाहौर की जो टोरंटन मार्केट है उसकी तरफ था, जहाँ ये सबसे ज़्यादा होता है, और आपका भी आना जाना वहाँ पे रहा होगा, मैं भी कई दफ़ा गया हूँ। वहाँ पे हालात जो और जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है देखने में, पिंजरों में बंद हैं और वहाँ पे एक हाइजीन का मसला है, तो ऐसे दीगर बहुत इश्यूज़ हैं। बिल्कुल, पिंजरे बहुत छोटे हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें है ना वो ये है कि ये तो मार्केट्स हैं, यहाँ पे तो आप लाइसेंस भी इंश्योर कर लोगे, फिर आप छापे मार के ये भी देख लोगे कि उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही, जो भी गाइडलाइंस है। अब जो इसको लेकर एक नया मसला है वो ये है कि आप यूट्यूब पर जाएं और आप जब सर्च करेंगे तो हज़ारों वीडियोज़ आएंगे, लोगों ने घर पे ब्रीडिंग शुरू कर दी है परिंदों की, जानवरों की बेचने के लिए। और अब घर के अंदर वो कैसा माहौल देते हैं जानवरों परिंदों को, आपको क्या पता। अच्छा, उन पर घर के अंदर छापा मारने का क्या तरीका है, वाइल्ड लाइफ के पास मैंडेट है नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम तो जानते हैं ऐसे लोग भी जिन्होंने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ घर पे पाले हुए थे या रखे हुए थे, कईयों को नोटिस गए। एक हमारी मशहूर सेलिब्रिटी भी थी, अब मैं चलो नाम नहीं लेता उनका, लेकिन उनके पास से बहुत बड़े बड़े सांप निकले जो कि वाइल्ड लाइफ ने फिर रख लिए अपने पास। इसके अलावा आपको एक और मशहूर कैरेक्टर, बड़ा वैसे तो ईवल, लेकिन जावेद इकबाल जो मर्डरर थे 100 बच्चों के, उन्होंने भी किला गुज्जर सिंह में, ये साफ़ी बनने से पहले, पब्लिशर बनने से पहले, उन्होंने वहाँ पे एक प्राइवेट जू खोला था, प्रॉपर टिकटेड, और फिर उसका भी पता लगा जब सरकार को, उन्होंने उसको वो बंद करवाया। बड़े इंटरेस्टिंग शौक है लोगों के। हाँ, ये आई थिंक बिल्कुल, और ये जाहिर जरिया है मुआश कमाने का, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा माहौल नहीं दे सकते, बहरहाल जानदार चीज़ है, तो इसका हमें इसमें और भी केयरफुल होना चाहिए। अब तो दुनिया के अंदर हमने, जैसे हम कल ही शायद कोविड की बात कर रहे थे, तो कोविड के ऊपर जब जितनी भी अब न्यू रिसर्च है और बाकी वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं चाइना के, ख़ास तौर पे वुहान जो शहर था वहाँ पे जहाँ से ये कोविड पहली बार वहाँ पे डिस्कवर हुआ, तो वहाँ पे जो ट्रेड है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, एक्जॉटिक एनिमल्स की और बाकी जानवरों की, वो इकट्ठे ही ऊपर नीचे ना पिंजरों में रखते हैं। तो वो उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, बट उसमें ये था कि जी वो उनके अपने, क्योंकि बॉडली फ्लूइड्स एक्सचेंज हो जाते हैं और वो अनहाइजीनिक जगह है, तो वहाँ से ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। और that is a motivation why we should ensure कि इनकी हाइजीन का ध्यान रखा जाए, लेकिन इटसेल्फ एक जानवर का एक राइट है कि उसको मतलब अब्यूज से, और हमने तो देख लिया हमारा क्या स्टांस है इसके ऊपर। कल तक तो ये बात हो रही थी कि चीलों को मारना शुरू कर दो, तो एग्जैक्टली ये तो और ये जो है ना, जिस तरह से आपने चाइना का जिक्र किया, ये अकेला पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। आप थाईलैंड में भी अगर
चले जाएं जानवरों वाली मार्केट में, पेट्स वाली मार्केट में, वो इतने बड़े बड़े खरगोश इतने छोटे पिंजरे में होते हैं कि वो उनके पास गर्दन हिलाने की भी जगह नहीं होती। सो ये अकेला हमारा मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। और इससे आप हमारे यहाँ पे सड़क पे देखें, एक अगर कोई वाइल्ड अगर कोई डॉग जो है, स्ट्रे डॉग अगर आपके किसी के सामने आ जाए तो लोग मारना शुरू कर देते हैं, लोग मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा लोग वैसे ये, अच्छा चलिए ये तो एक स्पेक्ट्रम हो गया ना जिसके ऊपर हम, अच्छी बात है कि ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हो रहा है और कानून साजी भी हो रही है और उसके ऊपर इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर तो हम आ जाए, जो लोग पेट्स रखते हैं, जो पेट ओनर्स होते हैं, उनकी भी अजीब अजीब क्वर्क्स होते हैं, और ख़ास तौर पे जिन्होंने घर पे अगर कुत्ते रखे हुए हैं, और वो मुझे तो नहीं पता था कि वो बड़े बड़े महंगे होते हैं। जो अगर कोई नस्ली किस्म का हो कुत्ता तो वो तो कितने कितने लाखों का होता है। लोग काम भी करते हैं, लोग शायद कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं और उसके बारे में बड़े केयरफुल भी होते हैं, और उनको दीगर जो उनके वेट्स हैं वगैरह वो भी बड़े महंगे होते हैं, उनके पास लेके जाते हैं, इलाज होते हैं वगैरह। तो कुछ लोग जो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, हमारे ही मुल्क में वो प्यार भी बड़ा करते हैं जानवर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आई थिंक जहाँ पे आपके पास एक वल्नरेबल एंटिटी है, स्पीशी है, और एक मतलब कोई पावर डायनामिक्स ऑफ है, मतलब बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पे ये बहुत रूम होता है फॉर अब्यूज़, फॉर सम काइंड ऑफ मतलब आपके हाथों कोई भी नुकसान पहुँच सकता है उस स्पीशी को। वहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन एब्सोल्युटली होनी चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए। आई थिंक अभी तो ये भी पेट शॉप्स तक बात चल रही है, लेकिन आगे प्राइवेट पेट ओनर्स के लिए भी किसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो पॉलिसी हर किस्म की होगी हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होगी। तो इसमें मैं इसमें ना आना चाहूँगा, ये बातें सारी बिल्कुल ठीक है, हम तीनों इस पे ना एक ही पेज पे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ना मोहब्बत बहुत ज़्यादा भी हो जाती है पेट से, जो कि ना थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाती है उस बंदे के लिए जो कि मतलब उस घर में नहीं रहता। अब इस तरह मेरी एक दोस्त हैं, वो उनके घर में एक दफ़ा गया तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया अपने कुत्ते से कि ये अली मामू आ गए हैं। तो मैं थोड़ा सा ना हिल गया कि अच्छा चलो कोई नहीं, मतलब पहले उन्होंने आपको भाई बनाया और फिर आपको मामू बना दिया। दो नाइंसाफियां हुई हैं। उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाए? नहीं, मैंने एक्शन मैंने क्या लेना था, लेकिन थोड़ा सा आपने पहले किसी को बता दिया करें कि ये तुम्हारे साथ होने लगा है। उसके अलावा मैं अक्सर ये देखता हूँ कि इस तरह की ना पोस्ट खास तौर पे सोशल मीडिया पे कि जी हमारे लिए तो हमारा पेट बहुत अजीज़ है, आपको कुत्तों से कोई मसला है तो हमारे घर ना है। अच्छा फाइन, ज़बरदस्त, इसमें कोई आपने एडवांस में बता दिया ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह लेकिन वो जाहिर है आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो शायद किसी की नज़र से ना गुजरी हो और शायद उसको वाकई डर लगता हो। अच्छा वो अगर आपके घर आने लगे तो उसको पहले इन्फॉर्म कर दें कि जी इस तरह का है, और क्योंकि होता पता है एक और चीज़ भी है कि एक बंदा नहीं है कंफर्टेबल तो आप उसको पेट को लेदा थोड़ी देर रख लो जितनी देर वो बैठा हुआ है। उसमें ये भी होता है कि पेट आपके मुंह पे चढ़ा हुआ है और आप घबराए हुए और वो कह रहे हैं कुछ नहीं होता, कुछ तुम घबरा क्यों रहे हो भाई, तुमने अच्छा भाई तुम घबराओगे तो वो तो यूं करेगा, तुम घबरा यार मेरी जान छुड़वा दो इससे। आपको छोटे शिशु से भी डर लगता है? नहीं, मुझे तो खैर बड़े से भी डर लगता है, मैं तो बहुत लाडियों वाला हूँ। जनरली बात कर रहे हैं, जनरली ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आपने लाडियों का कहा तो मैं तो इस किस्म के लोगों में मिला हूँ जिनके अगर आपको कुत्ता लगे, आई ऑल्सो लाइक डॉग्स, मैंने एक ज़माने में रखा भी था। तो मैं बाहर था यूके में कहीं, तो पार्क में थे, तो वहाँ एक सामने को लैब्राडोर आया तो वो मेरे करीब आ गया तो मैंने ज़रा उसको प्यार कर दिया। तो साथ जो मेम थी वो गुस्सा हो गई, उन्होंने कहा हाउ डेयर यू, हाँ मेम थी, हाउ डेयर यू, आप होते कौन है आते हैं। मैंने ज़हन में सोचा कुत्ता है, आपका बच्चा तो नहीं है, ज़ाहिर है बच्चे को तो ऐसे नहीं कर सकते आप, और नहीं मैं पुलिस बुला लूँगी। मैंने कहा अच्छा पुलिस? उसने कहा कॉल द कॉप। मैं कहा पुलिस आ जाएगी यहाँ से तो जाओ, तो मैं चला गया। लेकिन वहाँ तो वो अपने शायद बच्चों से भी ज़्यादा, खानदान वालों से ज़्यादा प्यार करते हैं कुछ लोग अपने जानवरों। क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है, और आपकी ऑब्जर्वेशन हम ब्रेक के बाद जरूर ऐड चल रहे हैं, फौरन ब्रेक लें। अच्छा चलें, हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, और अली की ऑब्जर्वेशन सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम जानवरों के हकूक़ के बारे में बात कर रहे थे, और यही कि जो पेट शॉप्स हैं या जो परिंदे बेच रहे हैं उनको अब लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अली की एक ऑब्जर्वेशन थी प्राइवेट ओनर्स के मुतल्लिक जो कि घरों में अपने पेट्स रखते हैं। ऑब्जर्वेशन जो थी ना वो मैंने एक दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट भी दी थी जिसके बाद बहुत बैकलैश आया, तो वो मैं स्टेटमेंट आप नहीं दे रहा, मैं बेसिकली आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, इसका आपने जवाब देना है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस बात में कोई थोड़ी सी भी सदाकत है
कि कुत्ते और बच्चे गोरों के ज़्यादा मुहज्जब होते हैं। हो सकता है, कुत्ते गोरों के डेफिनेटली, ज़्यादा कुत्ते डेफिनेटली, बच्चों के देखे हवाले से हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। किसी के लिए मुहज्जब बच्चा जो है वो कोई और शक्ल इख्तियार करता है और किसी के लिए मुहज्जब बच्चा कुछ और इख्तियार करता है। और कुत्ते जो है जो कि बेजुबान चीज़ है उसका तो एक ही सिस्टम है ना कि मतलब आपने इस तरह बिहेव करना है, सिट पे सिट करना है, स्टैंड पे स्टैंड करना है, काटना नहीं किसी को। अब बच्चा जो एक है जिसने किसी को जाए काट लिया है, शायद किसी पेरेंट को पसंद हो, काटी जाओ लोगों को, तो ये बच्चों पे सब्जेक्टिव है। मेरा इस पे मतलब एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि अगली जनरेशन जो आ रही है, या आई थिंक मोस्ट ऑफ मेरी जनरेशन के भी लोग, वो लोग अपने they're डिसाइडिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन, राइट? सो अब ये हो रहा है कि अपनी जो ममता फील होती है या जो आपने पेरेंटहुड फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, वो बेहतर यही है कि जानवर से एक्सपीरियंस किया जाए ताकि इतना कोई मसला ना हो। बस टाइम पे खाना दिया, वॉक करा ली और बस वेट पे ले गए, बहुत बड़ा खप ना होए। मसला छेड़ दिया है आपने। उस दिन देखी थी वो जो नॉर्थ कोरिया के अमीर है, क्या नाम है, किम जोंग उन, जो है वो अपनी पार्लियामेंट में बैठ के रोना शुरू हो गए कि वहाँ पे बर्थ रेट जो है वो बहुत कम हो गया है। और बाकी दुनिया में भी आप देखें, जैसे आप फीमेल एग्जेक्टिव्स की बात कर रही थी अभी, तो उनके ऊपर भी यही बात है कि जी करियर प्रेफरेंस ज़्यादा है, और इवन मेल्स के ऊपर भी ये है कि जी करियर प्रेफरेंस या कोई और चीज़ ज़्यादा है, तो बच्चे अब कम होना शुरू हो गए। बिल्कुल। इसमें ये है ना कि कुत्ता जो है ना वो तो काफ़ी डिमांडिंग चीज़ है, वो आपका टाइम मांगता है, नहीं तो उसको डिप्रेशन हो जाता है। इसमें बेस्ट चीज़ है बिल्ली, कि आप उसको रख लो, उसके बाद थोड़े दिन बाद पता लगता है कि उसने आपको रखा हुआ है, ठीक है, उसको आपकी 1% की भी जरूरत नहीं है, वो बल्कि चाहती है कि आप ना ही हो तो बेहतर है। सो वो मेरे ख्याल में एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है। मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ, बिल्लियों को पेट के तौर पे रखना नहीं चाहिए, वो पेट्स नहीं। बेशक। Why? बस Why? मुझे डर लगता है, मुझे कभी किसी कुत्ते से डर। बिल्ली जब आपको घूरी मारती है तो आपको डर लगता है कि ये कुछ होने लगा है। देखिए दूसरी एक और चीज, अगेन इस पे भी काफी बैकलैश आएगा मुझे पता है, लेकिन बहरहाल मैं भी एग्री करता हूं। सर हम इसलिए बैठे हैं, बैकलैश आएगा, बातें होंगी, करें। मुझे डर का मसला नहीं है बिल्ली से, लेकिन वो जो एक है ना कि यार मैंने एक पेट रखा हुआ है, मैं उस पर बड़ा खर्चा करता हूँ, मैं उसको बड़ा टाइम देता हूँ, सारा कुछ, तो अब अगर कभी मुझे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं उसको जब यूं करूँ तो वो मेरी बाहों में आ जाए। वो बिल्ली के जिस नजरों से देखती है ना कि तू पागल तो नहीं है, और वो यूं करके निकल जाती है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कभी ऐसे मासूम होते हैं कुत्ते। बिल्कुल। मुझे 1 मिनट चाहिए आपकी बात प्रोसेस करने। कोई नहीं, उस दौरान मैं खबर देता हूँ। हाँ, आप अच्छा जी, आप प्रोसेस कर लें, मैं खबर देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन की मॉडल टाउन में मुलाकात हुई है। वाह। सीट एडजस्टमेंट पे इत्तेफाक राय, और अब जैसे जैसे धीरे धीरे इलेक्शन जो है करीब आते जाएंगे, ऐसी खबरें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इस नौयत की भी कि हो गई है, और इस नौयत की कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हुई, और ठीक है, वेरी गुड, लेकिन आपको पता तो चल गया होगा इसी खबर से कि बात किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। इसमें एक और भी आप ऐड कर लेना कि चौधरी शुजात की और नवाज शरीफ की भी मुलाकात हुई। बिल्कुल। अच्छा, अब नून लीग एक तरफ पोस्टरिंग कर रही है कि जी वो तो आ गई हुई है हुकूमत में, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए हैं, पोस्टरिंग तो ये हो रही है। दूसरी तरफ सीट एडजस्टमेंट्स चल रही हैं, और आपको पता है मियाँ साहब जो हैं उनको जानते हैं, पुराना मतलब देखते हैं। हाँ। तो जब मियाँ साहब होते हैं ना बहुत कॉन्फिडेंट, तो वो बदीद हो जाते होते हैं, ठीक है, वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करते, वो कहते हैं देखो तो सही। हाँ। सो अगर वो ये सब कुछ हो रहा है ना, जाहिर है कहीं से प्रेशर भी होगा, लेकिन बात ये है कि इसका मतलब है कि इतने कॉन्फिडेंट वो नहीं है। थोड़ा डर का एलिमेंट है बीच में। बिल्कुल, थोड़ा डर का एलिमेंट है। बाकी ज़ाहिर चौधरी शुजात से भी मिले, और पीपल्स पार्टी अपनी तौर तरीक़ों से चल रही है, लेकिन मुझे ये बताएं, अभी भी ये जंगोइयाँ हो रही हैं और ये बात हो रही है कि कुछ लोग जो हैं, जो इलेक्शन ना कराने के जो एंथुसियास्ट्स हैं, वो कह रहे हैं इसी तरह ठीक है, इसी तरह चलता रहे, और जो कि मुझे यकीन है ज़्यादातर पीटीआई के फॉलोअर्स हैं कि जी अगर हम नहीं तो और कोई नहीं, तो वो केयर टेकर सेटअप से खुश हैं, और वो चाह ही रहे हैं शायद कि जी अगली अक्टूबर तक बात चली जाए, जो कि मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे नहीं होगा। ये सारी जो चीज़ें आप अगर अखबार रेगुलरली पढ़ना शुरू करें, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि जो चीज़ें हो रही हैं। अब इलेक्शन ईसीपी ने अब अगले हफ्ते अनाउंस कर देना है कि जी ये आपका इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। जब शेड्यूल आ गया, जब हल्का बंदियों पे मेरे ख्याल में 2-3 लोगों ने एतराज़ किया है, जिसमें शायद ख्वाजा साद रफीक भी एक थे, तो उसके अलावा कोई ऐसा बैकलैश हल्का बंदियों का भी नहीं आया, तो इलेक्शन तो हो रहे हैं। देखिए, जो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है ना कि इलेक्शन ना हो, वो पीटीआई की नहीं है,
वो केयर टेकर सेटअप की है लेकिन ये जो एक तासुर है ना कि जैसा चल रहा है चलता रहने दें। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जो झूठ नहीं बोलती और वो है नंबर्स। सो ये ऐसा चलता रहेगा नहीं इसने होना है ख़राब, और इसीलिए जो ताकत रखते हैं वो चाहते हैं कि कोई और आके उसकी जिम्मेदारी ले खराबी की हम पे क्यों आए। और लंबा केयर टेकर सेटअप का मतलब है जितने इस वक्त गुजरा हैं उनको अगर ज़्यादा देर आपने कुर्सी पे बिठा दिया और उनको उसकी आदत हो गई तो ये भी सब बहुत मुमकिन है वो कहे जी हमने नहीं जाना, उनको खींच के आपको ले जाना पड़ेगा और उस खींचने का एक ही तरीका है कि आप इलेक्शन कराएं। बिल्कुल। और वैसे भी मैं आपको एक बार बताऊं कि जो हमारा केयर टेकर सेटअप है ना, इसका जो लोग हिस्से हैं इनको आप 7.5 साल भी अगर यहाँ पर रखेंगे, जिस दिन निकाला इन्होंने सबसे पहले जमहूरियत पे आपको लेक्चर देने। अच्छा, फिर वो जो एक मज़ेदार मीटिंग हुई, वो मज़ेदार इसलिए थी कि मियाँ साहब को 15 साल बाद चौधरी शुजात से मिले तो लेकिन ये था कि जो जरदारी साहब जब आते होते थे ना लाहौर, जिन दिनों में पंजाब असेंबली का मसला चल रहा था, तो उसमें जो इनकी मीटिंग होती थी ना कि दोनों लेजी बॉयज पे ऐसे लेट के पैर ऊपर करके रिलैक्स, वो है मीटिंग। ये इसका ना मजा नहीं आया। आप वैसे भी बैठने के खिलाफ हैं। मैं देखें ये तो साइंस प्रूव कर चुकी है कि बैठना मुजरे सेहत है। आपसे बेहतर है लेट जाओ। बिल्कुल, पूरी दुनिया में स्टैंडिंग डेस्क आ रहे हैं। वैसे तो स्टैंडिंग पोजीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, आपने यहाँ चलते फिरते रहना है, यहाँ आपने लेट जाना है। लेकिन अगर ऑप्शन है बिटवीन सिटिंग एंड स्टैंडिंग, देन स्टैंडिंग इज बेटर। बिल्कुल। और लेइंग डाउन एंड स्टैंडिंग इज बेटर, बट ऑफ कोर्स वॉकिंग इज। अब देखिए लेट के शो तो नहीं हो सकता सर, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ जिद्दत के लिए हम बार का लाउंज यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, जिद्दत लेके आनी है। ये जो हमारे 70 टीवी चैनल्स हैं ना, जो एक ही चीज मंजन बेच रहे हैं सारे, ये कितना अरसा बिकेगा? ये नहीं हो सकता। आपको जिद्दत लानी है। पहला मेरा आइडिया मैंने आपको दिया था कि यहाँ तज्जिया हो रहा और इधर लाइव डांस चल रहा हो। दूसरा मैं आपको आइडिया देने लगा हूं और वो ये है कि बेड लगाओ, कैमरे हो छत के ऊपर, हम लेट के तज्जिया कर रहे हो। तज्जिए में भी एक ना ठहराव आ जाएगा। तज्जिए में आपकी बासियां भी आ जाएंगी, आप करवटें भी आ जाएंगी। एक पोजीशन में लोग देख देख के ना आपको थक जाते हैं। आप देखें कि आप यूं करके कौम से खिताब कर रहे हैं और एकदम से आपने मुंह उधर कर लिया। आपका सोलो जो है फिर मुंह उधर कर लिया, हाथ रख लिए यहाँ पे, वहाँ सोलो कटेगा आपका। क्या बात है वैसे। थैंक यू फॉर दोस रिकमेंडेशंस। हम इनको बहुत सीरियसली कंसीडर देम प्लीज। लेकिन आगे चलते हैं, और भी बड़ी कोई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नई डेवलपमेंट, रिक्शाज, आई बिलीव इलेक्ट्रिक रिक्शाज अब आ रहे हैं। काफी देर से डिस्कशन चल रही थी, बट आई थिंक अब ज्यादा एक मुहिता हुआ है। 2 ग्रुप्स, एक पाकिस्तानी ग्रुप और एक जो बेनलिंग ग्रुप है चाइना का, जो कि यहाँ पे अफोर्डेबल रिक्शाज लाएंगे इलेक्ट्रिक। उसके साथ साथ दीगर जिनको लेगेसी ऑटो मेकर्स कहते हैं, जो पुराने आपके दुनिया के ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं बड़े बड़े, उनको भी टेंशन होना शुरू हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमेशा से इशू ये था कि उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो नहीं है लोगों के पास, क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं। उसी ढांचे में अगर आप इंजन वाली गाड़ी दें तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से खासी कम कीमत की होती है। तो चाइना ने इस चीज़ को ऐसे किया है कि जी आप सबसे पहले तो हमें बताएं कि सबसे महंगी चीज़ क्या होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। वो होती है उसकी बैटरी। सो अब वो जो बैटरी है उसको कैसे सस्ता किया जाए। अब सस्ता करने का मतलब ये है कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर आप उसको सस्ता, ऑलवेज फिगर्स आउट अ वे कि महंगी चीज़ को सस्ते बनाएं। दुनिया की फैक्ट्री। तो वो कहते हैं जी कि उस चीज़ को हम सस्ता भी करें और एफिशिएंसी बढ़ाएं। तो उनकी एक कंपनी में, जो मेरे ख्याल में एक ब्रिटिश ऑटो मेकर है, उनका एक फॉर्मर CEO जो है उसने ज्वाइन करके इसके ऊपर मेहनत करना शुरू की है और उन्होंने मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर कर ली हैं कि बैटरी ना सिर्फ छोटी होगी, इसका मतलब है सस्ती होगी, बल्कि उसमें से हम 60% और रेंज निकालने के कायल हो जाएंगे आने वाले सालों में। और इस वजह से जो जैसे मैं लेगेसी ऑटो मेकर्स कह रहा था, उनको हो गया यार कि ये अब हम क्या करेंगे। आप देखें पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली एक चाइनीज़ वेरिएंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुई है। कीमत उसकी इतनी कुछ ज़्यादा भी नहीं है, फीचर्स उसके अंदर भरपूर हैं, रेंज उसके अंदर ठीक ठाक है। अब जो बाकी मसले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन दुनिया चेंज हो गई। सर, मैं जब रिक्शा हमारा 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक करवाया था सरकार ने ज़बरदस्ती, मैं तब भी सैड हुआ था। और अब के इलेक्ट्रिक रिक्शा आ रहा है, मैं अब इस पे भी सैड हुआ। क्यों? देखें, रिक्शे के 2 मकासद हैं। एक तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरा है कॉन्स्टेंटली रास्ते में ना आपकी पुश्त का मसाज के आप ये खत्म हो जाता है सर। ये जो 2 स्ट्रोक में था ना, वो 4 स्ट्रोक नहीं कर सका, और अब ये इलेक्ट्रिक के तो बस की बात ही नहीं। इलेक्ट्रिक में तो
आपको जो आप चीज़ चाह रहे हैं वो सड़क से हो सकता है सिर्फ, वो उस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और बड़ा और सॉरी आपके रिक्शों में एक तीसरी चीज़ भी तो थी, जो ज़बरदस्त किस्म की नॉइज़ पोल्यूशन आती थी 2 स्ट्रोक से, वो भी कम हो जाएगी। बिल्कुल। और सर वो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा सेटिस्फाइंग था, ASMR था वो कि जो पेट्रोल के साथ यूं करके कुप्पी मोबाइल की डाल जाती थी ना, बहुत खूबसूरत वो टच था। लेकिन मेरा ये कंसर्न ये है कि अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। आई थिंक यूके में भी ये रिसर्च हो रही थी कि बैटरीज को डिस्पोज करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। अब आ गई हैं तो बहुत, और बहुत ये जो बड़े प्रोजेक्ट लग गए हैं। ये जो इनकी बैटरीज हैं, अगर ये आप इनको डिस्कार्ड कर दें तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा मसला था। अमेरिका के अंदर 2 कंपनीज हैं, एक बहुत बड़ी जो कहती है कि आपने जौन सी भी बैटरी जो लिथियम बेस्ड है वो आप हमें दे दें रिसाइकल करने के लिए। रिसाइकल करने के लिए नहीं, वो उन्होंने सिस्टम और रखा है। वो खुद बैटरी नहीं बनाते, वो बैटरी को खोलते हैं और उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल अंदर गया हुआ है ना, उस रॉ मटेरियल की छांटी कर देते हैं अलग-अलग। कुछ रॉ मटेरियल है दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड, इट और हैज टू बी डिस्कार्डेड, उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो चीज़ें वो बचा लेते हैं फिर वो उसको रिसाइकलिंग ही कहते हैं उनको। वो फिर जो लोग बैटरियां नहीं बनाते हैं उनको बेच देते हैं ताकि किसी ने बिजनेस का। हाँ ये हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, जरा ईवी कल्चर के ऊपर अगर आ जाएं तो ये मेरे ख्याल में ये चीज़ को बहुत जल्दी किसी दुनिया में किधर भी ये आपकी ऑटो इंडस्ट्री को टेक ओवर नहीं कर सकती। उसकी 2-3 बड़ी वजूहत हैं। पहली तो ये कि आपको इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब आपको याद होगा एक दौर जब CNG गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई थी, पंप 1-2 ही थे, फिर उन्होंने CNG पंप लगाना शुरू कर। जिससे पूछो आजकल क्या कर, मैंने CNG पंप लगा दी, वो पता चला जी गैस ही मुक गई है, तो वो CNG पंप भी खत्म हो गया, वो किटें भी ज़ाया पड़ी हैं, वो गाड़ियों में डिग्गी की जगह ली भी उन्होंने। पता ये लगा है कि उन पंप्स ने गैस के बिल भी कभी नहीं दिए। अच्छा, वो CNG का हो गया। जो भी इनोवेशन आती है उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकी है वो एक ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो एक जर्मन ऑटो मैन्युफैक्चरर की है, उसका एक ही वेरिएंट है और वो उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिका, जो कि बहुत महंगी गाड़ी है और बहुत लग्जरी गाड़ी, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं थी। अच्छा, उसके बाद अब जी घर पे चार्जिंग होती है उसकी। आपने मोटरवे पे जाना है, अगर इस्लामाबाद जाना है फ़र्ज़ करें, उस गाड़ी पे आप नहीं जा सकते। अब जा सकते हैं क्योंकि अब जो भेरा और एक और उसके ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिक वो लगा दिए। अब मसला ये है कि मेरे कुछ जानने वाले जो हैं, एक नहीं 2, वो मुख्तलिफ दिनों पे मुख्तलिफ टाइम पे वहाँ गए थे, वहाँ पहुँचे, गाड़ी चार्ज नहीं करते, बत्ती नहीं आ रही। अच्छा, बत्ती नहीं आ रही तो वो बंदा क्या करे, वो कितना मैकडॉनल्ड्स खा लेगा भेरे पे बैठ के। अच्छा, उसके बाद मसला ये है कि रेंज एंग्जाइटी बहुत बड़ी चीज़ है। पेट्रोल एंग्जाइटी तो है ही नहीं, क्योंकि जी पेट्रोल पंप तो हर जगह है। वो अब आप अपने साथ जो हम गेम खेलते हैं कि यार रिजर्व में कितनी देर चला लूँगा, मैं घर पहुँच जाऊँगा, वो आप बिजली के साथ नहीं कर सकते। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि कॉस्ट वाला कंपोनेंट आ गया। तीसरी चीज़ है कि ये अगेन वही वाली बात कि ये इतनी महंगी हैं ये गाड़ियाँ कि नहीं। अब अमेरिका में जो एक बहस छिड़ पड़ी है टेस्ला कंपनी की तरफ से, जो अमेरिका तो आपको पता है उनकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, ट्रकिंग की जो उनकी मूवमेंट है, अगर वो एक दिन के लिए भी धरना दे दें तो पूरा अमेरिका बंद हो जाएगा, जितनी वो मूवमेंट करते हैं बाय रोड उस मुल्क में। इंडियन पंजाब भी बंद हो जाएगा, ड्राइवर सारा उधर का। वो आप सोचें, वो क्योंकि अमेरिका एक कंट्री कहते हैं लेकिन है तो एक कॉन्टिनेंट के साइज़ का। उधर टेस्ला ने जो अपना नया ट्रक निकाला है जो कि इलेक्ट्रिक है, ऑल इलेक्ट्रिक है, उस पर भी उस दिन सेनेट की इनकी हियरिंग हो रही थी। उसके ऊपर बंदे ने कहा जी ठीक है, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा सब कुछ, ना ऑयल ना एयर फिल्टर ना कोई और चीज़, सिर्फ टायर और ब्रेकें चेंज करानी हर 2-4 साल बाद, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं आप कितने चार्जर लगा लेंगे। एक जो ट्रक है अमेरिका में वो 15 मिनट लगते हैं उसके अंदर डीजल या पेट्रोल डालने के लिए, और वो आपको कोई 1000 मील देता है। इसकी फुल बैटरी करने में अगर आपको लेट्स से 25 मिनट भी लगते हैं, ये आपको कितने दे देगा जी, 300 मील दे देगा, 400 दे देगा, 800 मील दे देगा। और फिर वही वाली बात, जब इसमें ख़त्म होगी बैटरी तो किसके पास इतना टाइम है। सो ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जैसे हम कर रहे हैं वो ठीक है। आप बाइक्स रिक्शाज से शुरू करें, गाड़ियाँ साथ साथ आएँ, जिनकी रेंज उनको करें, लोगों का जहन चेंज हो, फिर कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मैंने देखा है कि जो चीज़ जदीद बाहर के मुल्क में हो रही होती है ना, हम उसको पहले करके बेहतर कर लेते हैं। मसलन 3G 4G LTE जो है हमने पहले सबसे अडॉप्ट किया। ये भी ऐसी चीज़ है जो शायद हम पहले अडॉप्ट करके इसमें आगे निकल सकते हैं, क्योंकि लोअर जो व्हीकल्स हैं आपकी 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स बहुत तादाद है यहाँ पे उनकी। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा वो ये है कि हम क्योंकि टेक्नोलॉजी में आते लेट है ना, तो बाहर वाले जो गलतियां कर चुके होते हैं हम उनसे सीख लेते हैं। सो अगेन अब ये जिस तरह 2G वाला है तो खैर बिल्कुल ही और मामला है। इसमें हुआ क्या था, सो जिस तरह केबल ऑपरेटर्स से हमें
डिजिटल होते हुए जो इतने सारे साल लगे हैं, केबल ऑपरेटर्स का जो मसाइल सारे चलते थे, छोटी छोटी बात पे धरना, ये वो सारा कुछ, वो क्या था? वो यही था ना कि जी अभी हमारी जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो पूरी नहीं हुई तो आप DTH नहीं हो सकते। हाँ। ठीक है, इसी तरह वो था कि जी 2G की अभी तक कॉस्ट पूरी नहीं हुई तो हम 3G कैसे करें? जब तक वो कॉस्ट पूरी हुई और 3G आना था तब तक पूरी दुनिया में LTE आ चुका हुआ था, तो हमने बजाय कि 3G पे आने के सीधा जंप की LTE पे। अच्छा, इसी तरह पूरी दुनिया में क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हुए अब बहुत टाइम हो गया है, सो हमें ये अंदाजा हुआ है कि अच्छा बाइक से शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो पता नहीं किस किस चीज़ पे आ गए। और बाइक में बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब जिस तरह एक वो आ रहा है कि आपने खुद घर पे चाहे बैटरी चार्ज ना करें, बैटरी के अलहदा से बैंक्स होंगे, आप वहाँ पे पहुँचोगे, अपनी बैटरी लगाओगे, दूसरे की डालोगे और निकल। और ये चाइना में बहुत सक्सेसफुल मॉडल, इसको हॉटस्पॉट बैटरी कहते हैं, और आपने डिफरेंस पे करना होता है। अगर आपकी 20% है वो 100% है, आप 80% की पेमेंट करके आप बैटरी डालें और आप अपने रास्ते। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ और इससे कम्युनल बैटरी बैंक्स जो हैं, लोगों का और सरमाया है कि जी आप बैटरी बैंक लगा लें। अगर आपका खोखा है या आपका पेट्रोल पंप है, उसके बाद जी मेरा बैटरी बैंक भी है। ये तो हो रहा है यहाँ पे। ये हो जाए वैसे काफ़ी एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगी। आई होप इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग पूरा डेवलप कर लें। बिल्कुल, और हम किसी दिन एक ब्रेक में पूरा वो वाला भी डिस्कस करेंगे जो किस तरह से इनको ठिकाने लगाना है। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जो पूरी दुनिया में हो रही है, सिर्फ बैटरीज को लेके नहीं, जो आपकी सोलर शील्ड्स हैं उनको लेके, आपकी जो विंड मिल्स हैं उनको लेके, कौन सी ऐसी चीज़ है एनर्जी प्रोड्यूस करने की जिसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट सबसे कम है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इसमें आप बात, अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक और पॉइंट जो कुछ लोग ये उन्होंने भी बात की थी, एक सुन रहा राफे आलम साहब ने, जिनको ज़ाहिर हमसे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ पे, कि उनसे किसी ने शायद पूछा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो कहते हैं आप सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल लें। उसकी वजह क्योंकि बाय द टाइम कि ये जो बैटरी है ये बनेगी, जिस मुल्क में बनेगी वहाँ से किसी जहाज़, समुद्री जहाज़ से या किसी बाय एयर जो है ये पहुँचेगी एक फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री के अंदर फिर ये बैटरी डलेगी, फिर ये किसी ट्रक के ऊपर गाड़ियाँ लोड होके एंड यूज़र के पास पहुँचेंगी, और फिर उसका कार्बन फुटप्रिंट जो है उस गाड़ी का तब तक इतना बन चुका होगा, तो आप जितना भी सेव कर रहे हैं वो इतना नहीं होगा। अलबत्ता अगर आप सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जाएं तो उसका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो आपके ज़िम्मे नहीं आता, तो आप उसको चलाएंगे तो वो एक सेंस बनती है उस चीज़ की। तो ये ऐसे नहीं है कि ये गाड़ियाँ जो हैं, जब जिनकी बनावट के अंदर क्योंकि इतनी चीज़ें, और ये जो खासतौर पर जिन बैटरियों का आप जिक्र कर रही थी, जिनके अंदर जो प्रोडक्ट्स जाते हैं, निकल है, पता नहीं कितनी कितनी और चीज़ें जो मिनरल्स जाती हैं, उनकी माइनिंग जो है वो आपको लगता है कि वो नॉर्थ कैरोलिना में होती हैं या वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होती हैं। वो जिन मुल्कों में होती हैं वहाँ सस्ती होती हैं, वहाँ लेबर भी सस्ती होती है, वहाँ बच्चे भी एम्प्लॉय होते हैं। तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी अभी कि चाइना जहाँ से ले रहे हैं और मुल्क जहाँ से ले रहे हैं बैटरियाँ, वो बच्चे काम करते हैं उन माइंस में, वो भी एक एंगल है। प्लस उसको निकाल के फिर उसको प्रोड्यूस करना है एक वर्केबल बैटरी में, उसके ऊपर जो फैक्ट्री हैं वो भी तो धुआं। तो ये ऐसी इतनी ब्लैक एंड वाइट डिबेट बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें एक फैक्टर आप अभी भूल गए हैं कि पाकिस्तान में अभी तो चले सस्ती आई नहीं ना, अभी तो आप कह रहे हैं सिर्फ लग्जरीज वाली एक आ गई है। अच्छा, अब सबसे पहले तो वो आएंगी तो फिर बात कुछ आगे बनेगी, फिर उनके पंप्स लगेंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर मैकेनिक ने कह दिया और सर अरे ठीक तो फिर कोई लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। बिल्कुल आपने ठीक बात की। और मैं आपको इससे भी एक और बात बताता हूँ, इन गाड़ियों के अंदर यहाँ पे आना, जितनी बड़ी हमारी ऑटो लॉबी है वो नहीं करेंगे। उसकी एक और वजह ये है कि जी जो पेट्रोल गाड़ी है उसका हर 3 से 4 या 5,000 किलोमीटर बाद उसका ऑयल भी चेंज होना है, उसका एयर फिल्टर भी चेंज होना है, उसके और दीगर मसले, क्योंकि मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो ख़राब भी होनी है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1 या 2 मोटरें हैं, पहिए लगे हुए हैं और अंदर बैटरी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ ख़राब होगी बैटरी ख़राब होगी और उसके बाद वो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी। इसमें ना ऑयल चेंज करवाना है आपने, ना मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरो है। सो जिन्होंने वर्कशॉपें खोली हुई हैं, जो 3S आपके ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं या वर्कशॉप ओनर्स हैं, उनकी जब जैसी ही वो जो बॉटम लाइन है वो ख़त्म होना शुरू होगी, मेंटेनेंस के ऊपर जितनी ये बढ़ेंगी वो कभी नहीं करेंगे। और उससे ज़्यादा बात, ये गाड़ियाँ जो हैं ये तो प्योरली कंप्यूटर्स हैं जिनके साथ पहिए लगाए हुए। आप अपना टेक्निकल स्टाफ बाहर भेज के, जापान, जर्मनी वगैरह जहाँ से, चाइना भेज के उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे? क्या उनकी डिग्रियां इस किस्म की हैं? उन्होंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, क्या उनकी डिग्रियां इस किस्म की हैं कि वो अब वर्कफोर्स के अंदर एक नई तालीम का भी बुनियाद रखी जाएगी जो इन गाड़ियों को यहाँ मेंटेन कर सकते हैं? तो अगेन ये बहुत
वास्ट बात है, इसमें बहुत इवेंचुअली हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा लेकिन इवेंचुअली हो जाएगा। बाकी जो आपका वो खदशा है ना कि रोजगार खत्म हो जाएगा या वो कंपनी ज़्यादा कमा नहीं पाएंगी क्योंकि मेंटेनेंस उस तरह की नहीं है, जिस तरह से आपने कहा इट्स बेसिकली कंप्यूटर रनिंग 4 व्हील्स, तो सर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तो डाउन हो ही जाते होते हैं। प्लस यहाँ पे जिस किस्म की ट्रैफिक की सूरत हाल है, आपकी गाड़ी पे वो जो एक स्क्रैच जो आप सुबह उठते हैं कि मैं तो नहीं मारा सी, यकीनन आपसे भी लगा हो, आप फिर जाके उसका पेंट कराना होता है आपने सर, वो तो बॉडी वर्क तो चलता रहेगा साथ साथ ऑब्वियसली। बट जाहिर है इसके अंदर अब बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो जब इसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी बनाएंगी, एक तो ये भी मसला है कि जी अब आपने गाड़ी चार्ज करनी है, फुल करनी है, तो अभी उसका एवरेज टाइम है 20 से 40 मिनट, अब उसको कम करें, पेट्रोल भरने में तो आपको 6.5 मिनट लगते हैं। जब ये बात आ जाएगी, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे यार चार्जर भी इस किस्म का है कि जो आप गाड़ी में लगाएं और 6 से 10 मिनट में गाड़ी फुल हो गई है, फिर मज़ा है। वो तो ठीक है लेकिन वो कैसे करेंगे, वो मतलब इतनी कुछ तेज बिजली आ रही है उसका झटका पड़े आपको, आप पता नहीं किधर पड़े। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि जी मोबाइल की बैटरी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, तो ऐसा करें कि इसमें कोई न्यूक्लियर बैटरी लगा दें, वो लग तो जाएगी लेकिन आपको तीसरे दिन कैंसर हुआ होगा। बहुत मसाइल हैं, लेकिन चलें होपफुली कोई इस पे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पूरी दुनिया तजर्बे करती है, हम उनके तजर्बे से सीखते हैं। हाँ, तो हम ये है फायदा कंज्यूमर होने का। हम मैन्युफैक्चरर नहीं, हम ये कंज्यूम क्या बनाया है पेज दियो। चलिए इसी नोट पे हम अपना शो यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप हमें फिर देखेंगे एट बोलो जनाब। सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।